अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के फिगर्स आए थे, जिसमें यह बताया गया है कि 2016 में हिंदुस्तान भर में 977 के करीब हेट क्राइम्स रजिस्टर हुए थे और यही तादाद 2020 के आने तक 3026 हो गई। मगर अफसोस की बात यह है कि इसमें सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ सज़ा मिलती है। कितने दिन की सज़ा ये अलग बात है, लेकिन 20% लोगों को सज़ा मिलती है और 80% लोगों को या 80% लोगों को किसी भी किस्म की सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि उनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से होता है। वैसा देखा गया तो फिल वक्त जो मुल्क में जहर आलूद माहौल को पैदा किया जा रहा है, उससे बॉलीवुड भी अब पाक नहीं रहा। चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या लाल सिंह चड्ढा फिल्म को बाइकआउट करने की बात हो, हिंदुस्तान में जहर फैलाने में काफ़ी हद तक हुक्मरान जमात कामयाब हो गई है। अगर देखेंगे तो मरकज़ी सतह पे हुक्मरान जमात जिस तरह जहर फैलाते चले जा रही है, और रियासती सतह पे अगर हम आएंगे तो उसकी महाजी तंजीमें जो हैं वो हिंदुस्तान भर में हर किस्म से जहर फैलाने में कामयाब हो रही है। ये देखकर अमेरिका में भी जो लोग हिंदुस्तानी लोग हैं वो खामोश बैठने वाले कैसा थे। आखिर वहाँ के भी लोग, कोई पटेल है तो कोई बहन है, कोई मेहता है तो कोई और गुप्ता है, बहरहाल ऐसे जो लोग होते हैं वहाँ पे अगर देखेंगे तो वो भी कभी खामोश नहीं होते। वैसे भी कहा जाता है कि जो बच्चा गुजरात में पैदा होता है उसका ख्वाब यही होता है कि वो एक बड़ा होकर या 20 साल का होकर किसी न किसी तरीके से अमेरिका पहुंच जाए। कहा जाता है कि गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 लाख लोग अमेरिका में अभी वहाँ पे रहते बसते हैं, और ऐसे ही नाम के कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में हर किस्म से जहर फैला रहे हैं, और जहरीले सांप की तरह ये जहर बैरूनी मुल्क में, ख़ास तौर पे अमेरिका और लंदन में, कनाडा में ये बहुत तेज़ी से फैलाते चले जा रहे हैं। खैर, इससे होने वाला कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, वरना अगर देखा जाए तो ना मुसलमान सुधरा है ना डरा है। अगर मुसलमान सुधर भी जाता तो मुसलमानों के वास्ते ये अच्छा होता, और अगर डरता होता तो ऐसी हरकत नहीं करता जिससे कि आपको हमारे पे उंगली उठाने की ज़रूरत पड़ती। मगर इन सब चीज़ों के पीछे ये है कि आप इतना सोच सोच कर जो जहर फैला रहे हैं, उससे हो रहा ये कि आपके दिमाग की हालत ख़राब होते चले जा रही है। ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की सोच, बर्ताव और एहसासात आहिस्ता आहिस्ता गिरते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून हिंद भी हो रहे हैं। मगर हिंदुस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि अब एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। जहाँ तक तवक्कल की बात है, हम इससे बहुत ही दूर परे पड़े हैं। हमारे को इससे कोई ना एंग्जाइटी से कोई ताल्लुक़ है, ना डिप्रेशन से कोई ताल्लुक़ है। खुश और खुर्रम ज़िंदगी हम यहाँ पे गुजार रहे हैं, अगरचे के हालात तंग होने के बावजूद भी हम यहाँ पे जो ज़िंदगी, जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो शायद ही उसको देखकर काफ़ी लोगों के दिमागी हालत ख़राब होते चले जा रही है। इसमें अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फ़िल वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो मुसलमान, या कुरान की जो आयत नाजिल हुई थी कि एक सच्चा मुसलमान, अच्छा अमल से, किरदार से जो मुसलमान होता है वो 2000 लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो हमें यहाँ पे अपने अमल और अपने किरदार को, अपने मुसलमानियत को बरकरार रखते हुए एक अच्छे मुसलमान, अच्छे शहरी, अच्छे हिंदुस्तानी, हिब्बुल वतन हिंदुस्तानी बनाने के वास्ते एक कोशिश पहल करनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के वास्ते बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। चाहे मरकज़ में वज़ीर आज़म हो या उनके कोई वज़ीर हो, यही कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, या 5 ट्रिलियन डॉलर तक हमारी इकॉनमी पहुंच जाएगी। मोदी साहब हो या मोदी साहब के हवारी हो, मगर ये सब 5 ट्रिलियन की बात हो रही है। एक तरफ दिमाग ख़राब की बात हो रही थी, तो इन सब चीज़ों के बीच में WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान अब दुनिया भर में जहनी अमराज का मरकज़ बनते चले जा रहा है। पहले तो शुगर का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, डायबिटीज़ के उस पर, फिर बात आई कि कैंसर सबसे ज़्यादा मोहलक
बीमारी बनने जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हिंदुस्तान पूरी दुनिया का मरकज़ यहाँ पे बन जाएगा कुछ ही दिनों में। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो खर्च होने वाले, ये तिब्बी अखराजात जो आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन के ऊपर के करीब ये मर्ज को टैकल करने के लिए ये अद्वियात की जो ज़रूरत पड़ेगी वो $1 ट्रिलियन है। अब $1 ट्रिलियन को आप जमा, अब तो 80 रुपये का डॉलर था, 82 रुपये हुआ, 82 से 83 भी हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि एक साल के अख्ताम तक ये हो सकता कि 85-86 रुपये तक भी पहुंच जाएगा। अगर ऐसा ही हुकूमत चलती रही तो 100 भी अगर जाता है तो इसकी बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। वैसे अगर देखेंगे तो डॉलर बढ़ने से हिंदुस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है उसमें अफेक्ट पड़ा है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो इफरात ज़र की जो परेशानी आने वाली है उससे काफ़ी हद तक लोग परेशान हो जाएंगे। गरीबी की बात आई तो पॉवर्टी के ऊपर भी एक बात आई। इसमें कहा गया कि एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब हिंदुस्तान भर में 22 करोड़ गरीब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जबकि नाइजीरिया में यही फीसद गरीबों का 9.6 करोड़ या 10 करोड़ ही पकड़ के चलिए। तो नाइजीरिया में जो सबसे गरीब तरीन मुल्क है उसमें 10 करोड़ लोग गरीब हैं, तो हिंदुस्तान में अब 22 करोड़ लोग गरीब हैं। और ऐसा ही कहा गया, यही बताया गया है कि हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी कोई या तो ग़िज़ा की कमी से परेशान है या मैल न्यूट्रिशन या कम सेहत बख्श ग़िज़ा खाकर वो अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख रहा है। ये भी रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि तकरीबन 10 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में गरीब बच्चे रहते हैं। तो अब हिंदुस्तान का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आने वाला वक्त है कितना ख़तरनाक, या हम अब मौजूदा दौर से अगले दौर में कितने ख़तरनाक दौर में दाखिल होने वाले हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ तो ये भी होती है कि मुस्तकबिल का जो हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है या हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो भी आजकल एक नई किस्म की परेशानी में जूझ रहा है। हेल्थ के ऊपर परेशान नहीं है, लेकिन उन्हें एक किस्म से ख़ास तौर पे नौजवानों को जो ड्रग्स और नशीली अद्वियात या नशीली अशिया जो होती है इस तरह आम हो गई है हिंदुस्तान में कि उससे काफ़ी हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल तबाह व बर्बाद हो रही है। एक तो शराब का नशा है, दूसरा ड्रग्स का नशा है। दोनों भी वैसे तो इस्लाम में हराम है, लेकिन ये आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। 2015 में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस की, UNODC की, उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान का जो शुमाली मशरक़ी हिस्सा है, या यूँ कहिए जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, अगर एक रियासत को और मिला लेंगे तो 8 रियासतें होते हैं। उसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, शिलांग, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम शामिल हैं। इसमें यह कहा गया है कि इन रियासतों में ख़ास तौर पे 18 साल से ज़्यादा की उम्र के, ख़ास तौर पे लड़कियां, ख़वातीन जो भी होते हैं, ये लोग अफ़ीम का इस्तेमाल बहुत ही आम तौर पे करते हैं। ये भी कहा गया है कि 42% इसी रियासतों के 42% ख़वातीन या लड़कियां ऐसे हैं जो या तो ड्रग्स में मुब्तला हैं या वो अपने जिस्म फरोशी के कारोबार में मुब्तला हैं। इसमें 25% बेवा औरतें भी हैं, और ये भी कहा गया है कि 35% या तो शराब के आदी हैं या फिर ऐसे ही जो चरस, गांजा, अफ़ीम जिस चीज़ होती हैं उसके इस्तेमाल में मुब्तला हैं, उसके आदी बन चुके हैं। 26% से 62% तक के ख़वातीन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तरीक़े से इसकी वजह से जुल्म व ज़्यादती का सामना कर बैठे। हिंदुस्तान में ड्रग्स के कल्चर की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, और गुज़िश्ता 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिर बीजेपी की है उसने मध्य प्रदेश हुकूमत को ये इजाज़त दी है कि वो अफ़ीम के कल्टीवेशन को या अफ़ीम की पैदावार में अपने जंगलात का इस्तेमाल करें। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अफ़ीम निकलने वाली है वो जापान को अद्वियात में इस्तेमाल होने के लिए जाने वाली है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कैसा कैसा ड्रग्स का कल्चर आ रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में एक रिवाज है कि किसी भी
त्योहार के मौके पे, खुशी के मौके पे या जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं उसके मौके पे अफीम का पानी पिलाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन के वक्त पे एक कैंडिडेट कम से कम 3 किलो अफीम लोगों को बांटा करता है ताकि इलेक्शन में उसे वोट मिल सके। देहरादून में और अरुणाचल प्रदेश में फिर से अफीम या पॉपी सीड जो कहते हैं जिससे अफीम बनती है, 15,000 एकड़ की ज़मीन के ऊपर अफीम उगाई जा रही है। केरला में भी ये चीज़ कम नहीं है। शुमाली मशरिक़ से आप राजस्थान को आएंगे तो बिल्कुल वेस्ट पे आ जाएंगे और उसके बाद साउथ में आएंगे तो केरला में भी ये चीज़ बहुत ही आम तरीके से इस्तेमाल हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इसकी खपत जो हो रही है, जो इलीगल तौर पे ही हिंदुस्तान में लाई जा रही है, हिंदुस्तान में बेची जा रही है या जिसका हिंदुस्तान में कारोबार हो रहा है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये मुस्लिम एरिया में सबसे ज़्यादा इसका चलन हो गया है। ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जब ये सोचा गया कि आखिर सरदार जी लोग ऐसा ये क्यों करें इक़दाम, तो ये बात आई कि सरदार जी लोग अपने हौसले के, अपनी ज़बान के, और जब गुस्सा आ जाता अपने आप पे काबू नहीं रख सकते तो वो कुछ भी कर सकते, उन्हें हम दबा नहीं सकते। जब ये सोचा गया तो उसके बाद ये कहा जाता है कि शराब को और ये ड्रग कल्चर को वहाँ पे आम कर दिया गया है ताकि उनके हौसले, उनकी हिम्मत या उनकी जो गुस्सा जो होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स ही काफ़ी है। आज देखिए उड़ता पंजाब नाम की जो पिक्चर आई थी, या पंजाब का हर घर, मैं समझता हूँ कि कोई घर पंजाब में ऐसा नहीं है जो ड्रग्स की लानत से में मुब्तला नहीं है। आज वहाँ के लोग, पूरे नौजवान परेशान होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे भी मुसलमान नौजवान ड्रग्स के कल्चर में, शराब के कल्चर में या किसी और नशीली अद्वियात के कल्चर में, उसमें बहुत सारे नए नए सिंथेटिक ड्रग्स भी आ गए हैं जिसमें ही मुसलमान नौजवान घिरते चले जा रहे हैं या उसके इस्तेमाल में पड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मुसलमानों को बचाने की मैं समझता हूँ कि ये इज्तिमाई तौर पे एक जिम्मेदारी बनती है। जहाँ पे ये चीज़ दिख रही है वहाँ पे उनको शिकायत करके वो बच्चों को डी एडिक्शन सेंटर में या कहीं ना कहीं तरीके से इस लानत से छुटकारा पाने के लिए हर एक को काम करने की ज़रूरत है। वैसे ये भी कहा गया है कि तकरीबन 1300 मुस्लिम लोगों की शादी उत्तर प्रदेश में हुकूमत की तरफ से की गई है। शादी मुबारक की स्कीम तेलंगाना में राइज है। तेलंगाना में 1,16,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि 51,000 रुपये ऐसा सरकारी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे जो शादियां होते हैं सरकार की तरफ से उन्हें दिए जाते हैं। 35,000 के करीब उन्हें दिए जाते हैं और 15,000 रुपये के घरेलू अशिया के इस्तेमाल की चीज़ें उन्हें दिए जाते हैं। 600 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर यह खर्च आता है। अप्रैल से अगस्त तक इस साल 16,000 लोगों की शादी हुई है। उसमें कहा गया है कि 1390 के करीब मुसलमान हैं, 9,300 के करीब दलित हैं और 4,500 या 4,600 के करीब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनकी शादी सरकारी तौर पे उत्तर प्रदेश में हुई। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देना इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में एट्रॉसिटीज़ जो हो रहे हैं चाहे दलितों पे हो, मुसलमानों पे हो, वो काफ़ी हद तक बढ़ के हैं। पुलिस को गैर मामूली तौर पे जो इख्तियार दिए गए हैं वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश हुकूमत ये सोच सकती है कि मुसलमानों की शादियों में कुछ ना कुछ तो हिस्सा होना चाहिए, अगर देखा जाए तो तकरीबन 10% या 8-9% के करीब होते हैं 16,000 में से 1390 को अगर हम जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आज हम हर चीज़ को छोड़कर अगर सही अंदाज में हमारी ज़िंदगी को संवार सकते हैं तो हर हुकूमत में हमारी हिस्सेदारी हो सकती है या हमारा कुछ ना कुछ लोगों का या कुछ मुसलमानों का भला हो सकता है। लेकिन एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है फ्रांसिस ग्वाइटर के, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि तकरीबन दिल्ली के जो बैतुल खला, सरकारी बैतुल खला है, उसमें काम करने वालों की तादाद 1325 है और ये भी कहा गया है कि इसमें 700 के करीब मुसलमान हैं जो बैतुल खला साफ़ करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि आज क्या हम
بیت الخلا صاف کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اتنے لاچار ہو گئے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہے جو ہر سال زکوٰۃ نکالنے کا ہمیں فرض ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی قوم کو اوپر نہیں لا سکتے تو پھر یہی لمحہ فکر ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ایسا گزرتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اسی بات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 50% دلی اور بمبئی میں جو رکشہ چلانے والے ہیں اس میں 50% کے قریب مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہار اور بہار کے آس پاس کے علاقوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ حجام اور بنکر جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہ دو پیشے اپناتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ خاص طور پہ کلکتہ اور یو پی بہار، کلکتہ اگر جائیں گی یہ بیلٹ میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 70% ایسی مسلم خواتین ہیں جو گھریلو کام کاج کے لیے روزانہ دوسروں کے گھر جا کے کام کرتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بات یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے 14% ان ایمپلائمنٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے، جو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آمدنی ہوتی ہے، ماہانہ آمدنی ہوتی ہے، مسلمان کی ایوریج آمدنی 530 روپے ہے، جبکہ ایس سی کی آمدنی 750 ہے اور بی سی کی آمدنی 1600 روپے ہے۔ تو اس میں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح کیوں ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ یقیناً مسلمان ہر وقت یہ اعداد و شمار پیش کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ 600 سال حکومت کی ہے، مگر 600 سال حکومت کرنا اور آزادی کے بعد سے صرف 70 سالوں میں یا 75 سالوں میں مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا، یہ سوچ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ایک قسم سے درخشاں مستقبل کے طرف ہندوستان میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہفتے کے فکر و نظر میں کچھ ایسی فکر دیا ہوں جہاں پہ اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اوپر لانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔